चलिए हो गया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने बिल के रिगार्डिंग पढ़ा और जो हमारा ऑर्डिनरी बिल होता है और फाइनेंस बिल होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो सभी चीज़ें पढ़ी और किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो हेडिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम बात करें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368। और इसका जो सोर्स है वो हमने अफ्रीका से लिया है। तो अगर पूछ ले कि बताइए हमने ये संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो अफ्रीका से ली है। चूंकि ये बात मैं आपको बताऊंगा कि हमने कौन कौन से जो सोर्सेस है वो किन किन कंट्री से लिए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, वो सभी एक टॉपिक है, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, तो हम सब जानते हैं इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें संविधान में संशोधन करना हो। हालांकि अगर हम बात करें संविधान संशोधन के बारे में तो ये आसान नहीं होता, इसको बिल को पास कराना आसान नहीं होता और ये एक कठिन प्रक्रिया भी होती है। और ये भी याद रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम संविधान संशोधन विधेयक की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पहले संविधान था और जो आज का संविधान है उसमें तो काफ़ी अंतर हो चुका है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो ही टाइप का होता है, या तो रिटिन में या फिर अनरिटन में। और चूंकि हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित में है और यहाँ हमारे संविधान में सभी रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं जो कि आप सब जानते हैं। और जैसा हमारा समाज वैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलेगा। क्योंकि जो जो हमें ज़रूरत होती है, जिन तरीके से समाज में परिवर्तन होता है उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी परिवर्तन होता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के लिए हमें जो बिल लाना होता है वो लाना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में होता है। हालांकि अगर हम बात करें कुछ संविधान संशोधन ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हमें आर्टिकल 368 के प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हम आगे अभी बात करेंगे। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में तो हम यहाँ पे इस बिल को दो तरीके से रख सकते हैं, यानी कि हम अमेंडमेंट दो तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला हम करते हैं पास बाय पार्लियामेंट, यानी कि अगर हम कोई भी बिल रखेंगे तो वो उसका जो पहला तरीका होगा वो पास बाय पार्लियामेंट, यानी कि हमें उस बिल को संसद के द्वारा पास कराना होगा। और किस मेजोरिटी से, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी होगी वो स्पेशल मेजोरिटी होगी, स्पेशल मेजोरिटी होगी, यानी कि विशेष बहुमत होगी। हालांकि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर विशेष बहुमत, जो बहुमत होती है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत है ना, ये सब चीज़ें बता दीजिए। तो टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको कल या परसों में आपको मेजोरिटी के बारे में भी पढ़ा दूंगा कि जो हमारी मेजोरिटी होती है, जो हमारी बहुमत होती है वो कितने प्रकार की होती है। और चूंकि मैं आपको बता देता हूं कि मेजोरिटी हमारी तीन टाइप की होती है। पहली होती है सिंपल मेजोरिटी, दूसरी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी और तीसरी होती है स्पेशल मेजोरिटी। और अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी के बारे में भी तो वो भी तीन टाइप की होती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर हमें बिल को पास कराना है, संविधान संशोधन के बिल को पास कराना है, तो पहला तरीका होगा पास बाय पार्लियामेंट, हम उसको संसद से पास कराते हैं एक विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है पास बाय
पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा, साथ में मोर देन 50% स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, मोर देन 50% स्टेट गवर्नमेंट से क्या कराएं, इसको पास कराएं, ठीक है। और वो भी किस मेजोरिटी से, तो यहां पे भी जो मेजोरिटी होगी वो स्पेशल मेजोरिटी होगी। क्या होगी, स्पेशल मेजोरिटी होगी, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम संविधान संशोधन विधेयक को पास कराना चाहते हैं तो हम उसको कब पार्लियामेंट से पास कराएंगे और कब पार्लियामेंट व राज्यों से भी पास करवाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई ऐसा बिल है जो केवल और केवल केंद्र के लिए है या केंद्र में संशोधन के लिए है, या फिर केवल और केवल राज्य के लिए संशोधन के लिए है कि हमें किसी राज्य में संशोधन करना है, केवल और केवल राज्य में यानी स्टेट में, या फिर केंद्र में संशोधन करना है, सेंट्रल में संशोधन करना है, तो उसके लिए जो भी बिल होगा वो केवल और केवल आप पास करा देंगे पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा बिल जिसमें इन्वॉल्वमेंट केवल केंद्र का हो या फिर स्टेट का हो, ओनली एलोन केंद्र या फिर स्टेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है, यानी कि आप कोई ऐसा संशोधन करना चाहते हैं जो केवल केंद्र के लिए है, ओनली सेंट्रल के लिए, तो बिल पास होगा, पास बाय पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी, संसद के द्वारा आप उस बिल को पास करा देंगे विशेष बहुमत से। या फिर कोई ऐसा संशोधन करना चाहते हैं जो आप केवल और केवल राज्य में करना चाहते हैं, तो वो भी बिल संसद के द्वारा पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन अगर कोई ऐसा चेंजेस है, आप कोई ऐसा संशोधन करना चाहते हो जो केंद्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है, जैसे प्रेसिडेंट की बात करें, आप प्रेसिडेंट में कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो चूंकि प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ नेशन होता है, वो तो राष्ट्र का प्रमुख होता है, और कहीं ना कहीं अगर वो जितना सेंट्रल का है उतना एक स्टेट का भी होता है कि नहीं होता। तो फाइनली अगर हम राष्ट्रपति में कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी बिल रखा जाएगा वो इस प्रक्रिया से रखा जाएगा कि यानी हमें उसे संसद से तो पास कराना ही होगा, साथ में हमें उसे राज्यों से भी पास कराना होगा, यानी 50% से अधिक राज्यों से पास कराना होगा, राज्यों की गवर्नमेंट से पास कराना होगा। तो अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर हमें कोई भी संविधान संशोधन करना है और अगर वो संशोधन केवल और केवल राज्य के लिए है तो आप उस बिल को पास कराएंगे संसद से, किस मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। और अगर वो बिल केंद्र के लिए भी है और राज्यों के लिए भी है तो आप उसको पास कराएंगे पास बाय पार्लियामेंट एंड मोर देन 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% से अधिक राज्यों से भी आपको उसको पास कराना होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब चूंकि यहां बार बार वर्ड यूज हो रहा है स्पेशल मेजोरिटी, क्या मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, देखिएगा अगर हम बात करें मनी बिल के रिगार्डिंग, चूंकि हमने पढ़ा था भी मनी बिल, आप सभी जानते हैं मनी बिल, फिर हमने पढ़ा फाइनेंस बिल, क्या पढ़ा, फाइनेंस बिल, और उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल यानी कि धन विधेयक, फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक, और ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक। इन सभी को जो पास कराया जाता है, आपको इसका प्रोसेस पता है कि कैसे पास कराया जाता है। लेकिन अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो इनको जो पास कराया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाता है, यानी कि साधारण बहुमत से पास कराया जाता है, साधारण बहुमत से पास करवाया जाता है। और जो बच्चा अगर इनकी भी हिंदी नहीं समझ पा रहा है कि मनी बिल को हिंदी में क्या बोलेंगे, फाइनेंस बिल को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो उनके लिए एक एडवाइस है, वो एसएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना छोड़ दे, बिकॉज आप यहाँ पे इंग्लिश को नकार सकते हैं लेकिन जब आप सर्विस में होंगे ना तो वहाँ पे आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते। अगर वहाँ पे अधिकारी आपसे 2 वर्ड इंग्लिश में पूछ लेगा तो आपके सामने दो ही रास्ते होंगे, या तो उसकी बात का जवाब दिया जाए या फिर उसकी डांट खानी हो। तो इससे अच्छा अगर आप वहाँ पे ऑफिसर्स की डांट खाएंगे, चूंकि वहाँ पे आपके पास ये टाइम नहीं बचेगा कि आप इंग्लिश सीख सके, तो इससे अच्छा तो आप यहीं डांट खा लीजिएगा, यहीं मेहनत कर लीजिए, ठीक है।
तो अगर कोई भी बिल है, फाइनेंस बिल है, मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, यानी कि धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, तो उसको हम पास करते हैं साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, यानी कि जो उपस्थित और मत करने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो संख्या से बिल पास हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं केवल और केवल बात करूं मेजोरिटी के बारे में, तो यहां पे मेजोरिटी का मतलब होता है क्या? मेजोरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 1, या फिर 1/2 + 1, ये मेजोरिटी का मतलब होता है। ठीक है, अब चूंकि अभी हम सिंपल मेजोरिटी की तो बात कर ही नहीं रहे, अभी तो हम केवल और केवल स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। और ये सभी चीजें जो ये मेजोरिटी है, ये आपको अच्छी तरीके से तब क्लियर हो जाएंगी कि जब मैं आपको मेजोरिटी का चैप्टर पढ़ाऊंगा। हालांकि यहाँ पे भी आप समझने की कोशिश करें। तो अगर मैं बात करूं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में, तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले, चूंकि ये जगह तो नहीं बच रही है, आप एक काम कीजिए, इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी बताता हूं। हाँ जी, कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे एमसीक्यूज। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे चल के करा दूंगा जब हम इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे हैं कि आपने अभी तक तो वो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चों ने कमेंट की सर प्रेसिडेंट काफ़ी लंबा हो गया है। तो नालायक आदमियों, नालायक बच्चों, एक बात बताओ कि डीप भी पढ़ना है आपको, ठीक है, और जल्दी भी करना है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बताइए आप मुझे। अगर आप पॉलिटी को डाइंग अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। और दूसरी बात, चूंकि हम प्रेसिडेंट के साथ साथ हम मेजोरिटी भी पढ़ रहे हैं, बिल भी पढ़ रहे हैं, गवर्नर को भी लेकर के चल रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ना। आप खुद भी इतने समझदार हैं। और अगर मैं प्रेसिडेंट आपको पढ़ाने पे आ गया, तो प्रेसिडेंट तो अब तक कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन अब पावर्स तो पढ़ानी पड़ेंगी ना। और जब पावर्स पढ़ानी पड़ेंगी, तो एक एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझाना भी पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? चलिए भाई, तो भाई ये आपने कॉपी तो कर लिया होगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं स्पेशल मेजोरिटी के बारे में। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी के बारे में, तो हम सब जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। चूंकि इस टाइप के संशोधन के बिल में विशेष बहुमत की ही आवश्यकता पड़ती है। मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल में ही चलता है आपका सिंपल मेजोरिटी। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी के बारे में, तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें करना होगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, ठीक है, से बिल पास कराना होगा। और साथ ही मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है, साथ ही मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे, चूंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो हिंदी में मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। 2/3 बहुमत से, मतलब 2/3 वर्तमान सदस्यों व वोटिंग करने वाले सदस्यों की बहुमत से। यानी रुक जाओ, मैं हिंदी में इसको बता ही देता हूं आपको। हिंदी में होगा कि एक मिनट रुको। हिंदी में होगा कि 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत जो होगी वो होगी वर्तमान व वोट करने वाले मेंबर की। और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर का मतलब हिंदी में होगा कि कुल सदस्यों की बहुमत से। ठीक है, ये मतलब होगा। तो अब यहां पे मान लीजिएगा कि मैं कह दूं कि जो सदन है, उस सदन में टोटल जो मेंबर है, मान लीजिएगा 100 है। कितने हैं? 100 है। और उसमें जो प्रेजेंट है वो है 60 मेंबर। कितने मेंबर? 60 मेंबर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 60 मेंबर का 2/3
ठीक है, क्योंकि ये क्या कहता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, यानी कि जो वर्तमान में जो मत करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। ठीक है, 2/3 बहुमत। तो प्रेजेंट तो मेंबर 60 है और ये वोट भी करेंगे तो इनका 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 2/3, यानी कि कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 40। ठीक है, और अगर हम निकालें इसका मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, तो टोटल मेंबर कितना है, टोटल मेंबर तो हमारे 100 हैं, और 100 का मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 1/2 + 1, तो कितना हो गया 50, और 50 और 1 51। तो अब आप खुद सोचिए कि बिल किससे पास कराएंगे आप, 40 से या 50 से। तो आंसर होगा 51, सॉरी 40 से कराएंगे या 51 से कराएंगे, तो बिल पास होगा 51 से, क्योंकि दोनों में जो भी अधिक होता है बिल उससे पास होता है। ये मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी भी अपने आप में 3 टाइप की होती है, और जो ये 3 टाइप की जो तीसरा टाइप है वो ये वाला टाइप है, तो इससे आपका बिल पास होगा। क्लियर है बात। अगर 2/3 मेजोरिटी की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो उससे पास करा देंगे, और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर की ज्यादा वैल्यू हो रही है तो उससे पास करा देंगे। चूंकि दोनों में सबसे ज्यादा ये वाली वैल्यू पास हो रही है तो इससे हम बिल को पास करा देंगे और ये आपका पास हो जाएगा बिल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसे ही हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब चूंकि आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर संशोधन मतलब कैसे, मतलब हम कैसे कैसे रखवाएंगे। तो भाई सिंपल है, बिल को दोनों सदनों में रखवाना होगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। सिंपल, वो हाँ बिल्कुल स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास कराना होगा। ठीक है, तो भाई ये क्लियर समझो, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, अगर ये समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा, हालांकि समझ में आ जाएगी। देखो, अगर हमें संविधान में कोई भी संशोधन करना होता है तो हमें आर्टिकल 368 के तहत करना होता है, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए 368 की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आर्टिकल 3। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 3 में राज्यों का गठन है, और राज्यों के गठन के लिए हम सीधा सीधा बिल को रखेंगे कहां पे, सदनों में रखेंगे और स्पेशल मेजोरिटी से पास करा देंगे, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हमें कोई संविधान में ही संशोधन करना है तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिएगा हमें किसी राज्य में विधानसभा का गठन करना है, सॉरी विधान परिषद का गठन करना है, या विधान परिषद को हटाना है, तो संविधान में तो संशोधन करना होगा, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा सीधा जो है बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करा देंगे और संशोधन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा संशोधन है जो केवल केंद्र के लिए है या फिर केंद्र और राज्यों के लिए है और कोई बड़ा संशोधन है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ती है। अब वो आपको बिल को देख करके ही या फिर संशोधन को देख कर ही पता चलेगा कि हमें इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना होगा या 368 के तहत पास कराना होगा। तो फाइनली अगर हमें केंद्र के लिए कोई संशोधन करना है तो पार्लियामेंट से पास करा देंगे बिल, बहुमत, विशेष बहुमत से, या फिर राज्य के लिए केवल और केवल राज्य के लिए कराना है तो भी यही प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा संशोधन करना है जिसके लिए पार्लियामेंट, जिसके लिए केंद्र के लिए भी होगा वो राज्यों के लिए भी होगा, तो फिर हमें इस प्रोसेस से कराना होगा, हमें बिल को पास कराना होगा। ठीक है, पार्लियामेंट से भी और सदनों से भी, यानी कि सॉरी 50% से अधिक राज्यों से भी। ठीक है, और चूंकि स्पेशल मेजोरिटी से करा रहे हैं तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, यानी कि जो सदन में उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं उनका 2/3 निकाल लीजिए, और दूसरा होगा आपका जो सदन में टोटल सदस्य है उनका 1/2 + 1 कर लीजिए, और दोनों में जो भी वैल्यू बराबर हो, जिसकी मत ज्यादा हो, उससे बिल पास करा दो, दैट्स ऑल। और अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल भी आप डाउट्स में नहीं लेंगे इसको, आप इसको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ये बात क्लियर है। चलिए भाई, तो फाइनली हमने 3 बिल पढ़े, पहला मनी बिल, दूसरा ऑर्डिनरी बिल, तीसरा फाइनेंस बिल, और ये लास्ट वाला पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और हमने एक केंद्र के जो भी बिल थे हमने कंप्लीट किए, लेकिन अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे स्टेट के बिल के साथ। चूंकि स्टेट के बिल अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे साथ साथ तो राज्य के बिल भी कवर होंगे, और साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंतर क्या है।
तो अब हम पढ़ते हैं स्टेट के बिल, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है राज्य। अगर हम बात करें स्टेट के बारे में, तो जिस प्रकार से हमारे सेंट्रल में 4 टाइप के बिल होते थे, पहला ऑर्डिनरी बिल, फिर मनी बिल, फिर फाइनेंस बिल, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसी तरीके से राज्य में भी बिल होते हैं। और वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है आपका मनी बिल, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, और तीसरा होता है फाइनेंस बिल। मनी बिल यानी कि धन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक, और फाइनेंस बिल होगा वित्त विधेयक। अगर हम बात करें मनी बिल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि मनी बिल हमारे सेंट्रल में किस आर्टिकल में था? तो इस नोन एज आर्टिकल 110। और यहां पे अगर हम स्टेट के आर्टिकल की बात करें तो 89 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 199। यानी कि अगर हम बात करें एक केंद्र के मनी बिल के बारे में, तो वो आर्टिकल 110 में था, यानी आर्टिकल 110 में था। और चूंकि अब हम इसको स्टेट का पढ़ रहे हैं, स्टेट का मनी बिल पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी केंद्र के आर्टिकल में 89 प्लस करते हैं तो वो राज्य में चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा 80% पॉसिबल होता है ना, 100% नहीं होता। तो हमने 89 ऐड किया तो 199 होगा। तो यानी कि जो राज्य का बिल होगा मनी बिल, वो आर्टिकल 199 के तहत होगा। यानी कि आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 199 क्या, आर्टिकल 199 क्या होगा, तो आप कहेंगे राज्य का मनी बिल। और पूछ ले आर्टिकल 110, तो बता दीजिएगा मनी बिल सेंट्रल का। ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करें तो हमारे सेंट्रल में जो ऑर्डिनरी बिल होता था वो किस आर्टिकल में होता था? तो हम सब जानते हैं आर्टिकल 107। लेकिन अब हम राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 89 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 196, यानी कि 196 आर्टिकल होगा। तो राज्य का जो ऑर्डिनरी बिल होगा वो 196 होगा। वहीं बात करें फाइनेंस बिल के बारे में, तो सेंट्रल में जो फाइनेंस बिल था वो किस आर्टिकल में था? आर्टिकल 117। लेकिन हम राज्य में आना चाहते हैं तो राज्य का फाइनेंस बिल के लिए क्या करेंगे? 89 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था 89 सभी जगह नहीं चलता। तो यहां पे प्लस करेंगे 90, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 207, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राज्य का मनी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 199। पूछ लेगा राज्य का ऑर्डिनरी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 196। और पूछ ले फाइनेंस बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 207। अब चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं फाइनेंस, ऑर्डिनरी और मनी बिल के बारे में, जो मनी बिल होगा वो कब रखा जाएगा? जब कोई टैक्स में हम कमी करना चाहते हैं, बढ़ोतरी करना चाहते हैं, टैक्स को हटाना चाहते हैं, टैक्स को लाना चाहते हैं, कुछ भी टैक्स में परिवर्तन करना चाहते हैं। देखना बाहर से स्मेल आ रही है गैस की, देख क्या बाहर जा, चेक कर लियो। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मनी बिल के बारे में। तो जो मनी बिल है, मनी बिल में क्या होता है कि मनी बिल टैक्सेस के रिगार्डिंग भी होता है। आपका जो है, हमें कोई भी फंड में कोई परिवर्तन करना हो, हमें किसी से ऋण लेना हो, या फिर कोई चार्ज एक्सपेंडिचर हो, उन सब के लिए मनी बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है कि ऐसे मैटर जो ना तो फाइनेंस में हो और ना ही मनी में हो, और इन दोनों को छोड़ करके जितने भी मैटर होंगे वो ऑर्डिनरी बिल में होंगे। यानी मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं वेन डायग्राम से। मैंने एक वेन डायग्राम बनाया ये, और उसके ऊपर बनाया ये, और ये जो वेन डायग्राम है इसका मतलब होगा कि ये तो होगा मनी बिल और ये होगा फाइनेंस बिल। यानी ऐसा समझो आप कि ये जो छोटा वाला गोला है ये तो होगा मनी बिल, और ये जो बड़ा वाला गोला है ये होगा फाइनेंस बिल। क्या होगा? फाइनेंस बिल। लेकिन ये जो बीच की वैल्यू है ये क्या है? तो ये है रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, यानी कि साधारण विधेयक से संबंधित
वित्त विधेयक, ये वो होगा। ठीक है, तो अब यहां पे वैल्यूज होती है कि क्या सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, तो राइट, ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल। लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, तो फिर वो क्या होते हैं? वो होते हैं रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। क्लियर है? मतलब कहने का ये है कि जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, तो फिर वे क्या होते हैं? वो होते हैं रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखते हैं फाइनेंस बिल में क्या होगा। जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं वो सारे आ जाएंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही चल चुका है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सेंट्रल में। अब हम एक एक बिल को पढ़ना चालू करते हैं, आप इसको फटाफट से कॉपी कीजिएगा। आज एक्चुअली में थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, आज ना सारा काम इन्वर्टर पर हो रहा है, लाइट हो रही है खराब और बस चल ही रहा है मामला, तो इसलिए हम क्लासेस को थोड़ा सा ड्यूरेशन कम कर दिया हमने। आज के लिए हमने आज सारी जो क्लासेस ली हैं वो आधे आधे घंटे की ली हैं, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। कल को आपको प्रॉपर 1 घंटे की क्लास मिलेगी। ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है। हाँ, एक चीज और, एक बच्चे ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर, वो बच्चा पढ़ता था पहले ऑफलाइन, उसने ये बोला कि सर आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है? ऑनलाइन में और ऑफलाइन में अंतर क्या है? फीस में क्या अंतर है? उस नालायक आदमी ने ये तो नहीं पूछा कि पढ़ाई में क्या अंतर है, उसने फीस पे पूछा। तो भैया मैं आज फीस आपको बता ही देता हूँ। देखो भाई, ध्यान से समझना, ऑनलाइन में कोई खर्चा नहीं होता, ऑफलाइन में कोई खर्चा नहीं होता। एक रूम लो सस्ता सा बढ़िया सा, 10-12 बेंच रखो, एक बोर्ड ले लो, वो एक बार, यानी कि फाइनल, एक तरीके से लास्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि भाई बोर्ड तो आप बार बार नहीं बदलोगे, है ना, और बेंचेस भी आप बार बार नहीं बदलोगे, बस क्या खर्चा होगा वहां पे? मार्कर का और रेंट का। ठीक है, ये खर्चा होता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या क्या खर्चा होता है? पहला खर्चा कि जितनी भी एक ट्रांजैक्शन हो रही है ना आपके मेरे बीच में, सब इंटरनेट से हो रही है, तो इसका बिल। दूसरा, भाई जितने भी ये जो इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया दिख रहा हूँ, है ना, स्मार्ट सा और सब कुछ मतलब बढ़िया है, ये कैमरा का कमाल है, केवल और केवल कैमरे का। और कैमरे में होता है लेंस और वो घिसता है। ठीक है, दूसरा खर्चा। तीसरा खर्चे, जो महंगी महंगी जो लाइट लगी हुई हैं, इनके जो बल्ब है ना, वो एक एक बल्ब 2-2 हज़ार रुपए का है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया ना तो कितने पैसे लग जाते हैं, और खराब ही हो गया, गिर गया, फूट गया तो खत्म। दूसरी बात, ये जो वायर है, माइक की बैटरी है, क्योंकि इसमें भी बैटरी होती है, इसमें सेल डलते हैं चार्जेबल, उसका खर्चा। ये जो सब सेटअप जो होता है वो एक टीम के द्वारा चलाया जाता है, उसकी सैलरी हुई। तो अब मार्कर हुए, इंक हुई, और दुनिया भर के खर्चे हैं। फिर मुझे भी तैयार होकर के आना पड़ता है वीडियो में, उसका भी खर्चा होता है। तो भाई आप समझते हो कि कितने सारे खर्चे हैं ऑनलाइन में। ठीक है भाई, और लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरी बात, ऑफलाइन कोचिंग में तो आप एक पंखा और एक बल्ब ला करके काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो आपके सामने एक सर्वर भी चलेगा, कंप्यूटर भी चलेगा, कैमरा भी चलेगा, लाइटिंग में, यानी कि जितनी लाइटिंग एक ऑनलाइन स्टूडियो में लगती है ना, उतनी तो 2-3 कोचिंग में लग जाती हैं। और बिल भी आता है बिजली का काफ़ी लंबा चौड़ा। तो भाई वो सब चीज़ें कहाँ से इन्वेस्ट होंगी, ये बताइए। और फिर दुनिया भर के पोस्टर बनते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है, और भाई प्रमोशन भी होता है, उसमें भी पैसे लगते हैं। तो समझ रहे हैं ना। अब ये तो है नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस पे जा करके पोस्टर लगवा दिए सड़कों पे कि भाई हो गया प्रचार। यहाँ पे तो गूगल से भी हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं, उसका भी वो चार्ज लेता है। आप समझ रहे हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो इंजीनियर आके पैसे ले लेता है। अब उसको तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम उसको पैसे नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा, और हम उसको पैसे नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए, तो अब उस नालायक व्यक्ति को पता चलेगा होगा कि कितना फर्क होता है ऑनलाइन ऑफलाइन में। लेकिन अगर मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूं, एजुकेशन के बारे में बात करूं, तो मैं जो प्रीफर करता हूं अपने पर्सनली स्टूडेंट को भी, और पर्सनली जो भी मेरा रिलेटिव है, मैं उसको हमेशा ऑनलाइन कोचिंग प्रीफर करता हूं, ऑफलाइन कभी नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं। चलिए भाई, तो क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मनी बिल के रिगार्डिंग। तो हेडिंग डालेंगे मनी बिल, हेडिंग डाल लो भैया, है मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल, स्टेट का मनी बिल डालेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें मनी बिल के रिगार्डिंग, तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप लोग जानने लगे हैं कि मनी बिल को हम हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक। और अगर हम बात करें धन विधेयक के बारे में तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 199 में है। और ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनी बिल किसके लिए होता है, कोई टैक्सेस में परिवर्तन करना हो, हमारी जो निधि होती है, और मैंने बताया था कि राज्य में भी निधि होती है, उनमें कोई परिवर्तन करना हो, कोई ऋण का मामला हो, कोई चार्ज एक्सपेंडिचर का मामला हो, वो सभी मामले मनी बिल में होंगे। ठीक है। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर सरकार मनी बिल को पास ना कर पाई ना कहीं सरकार का ये एक निंदा के समक्ष माना जाता है और वहां पे सरकार भी गिर सकती है। तो धन विधेयक के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप धन विधेयक को डिसाइड कौन करेगा, तो भाई ये जो डिसाइड होगा, डिसाइड बाय किसके द्वारा होगा भाई, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष। याद कीजिएगा पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था मनी बिल सेंट्रल का, और उसमें मैंने बताया था कि मनी बिल को डिसाइड कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष सेंट्रल में, लेकिन स्टेट में कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। वहां पे करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यहां करेगा विधानसभा का अध्यक्ष, यानी कि वहां करता था स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहां करेगा स्पीकर ऑफ विधानसभा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फाइनली इस बिल को जो दर्जा प्रदान करेगा वो विधानसभा का अध्यक्ष प्रदान करेगा, और दर्जा प्रदान होने के बाद आप इस बिल को रखने के लिए सबसे पहले गवर्नर की सिफारिश लेंगे, यानी कि गवर्नर की परमिशन लेंगे, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, यानी कि हमें मनी बिल को, यानी कि राज्य में मनी बिल को रखने से पहले हमें गवर्नर साहब की, यानी कि उस राज्य के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी सिफारिश लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस बिल को रखेंगे सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधान सभा में। और आप सब ये भी जानते हैं कि विधानसभा में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनी बिल पर जो अल्टीमेट ऑथोरिटी होती है वो विधानसभा की होती है, और सेंट्रल में लोकसभा की, और स्टेट में विधानसभा, सेंट्रल में लोकसभा, स्टेट में विधानसभा। ठीक है। और फाइनली आपने इस विधानसभा में इस बिल को क्या करा दिया, पास करा दिया। क्लियर है। अब विधानसभा वाले इस बिल को भेजेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि विधान परिषद में, और विधान परिषद में उनको भेजने का पर्पस ये होता है कि वो उस पे उनकी सहमति ले कि भाई हमने इस बिल को पास करा है, आप इसको सहमति इसकी दे दो, एक बार देख लो। अब चूंकि अगर इनको लगता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है तो ये बिल भी पास कर देंगे, बिल पे अपना हाँ बोल देंगे। ठीक है। लेकिन अगर इन्हें उस बिल पे कोई आपत्ति नजर आती है, कोई किसी पॉइंट पर कोई भी इशू नजर आता है, तो ये इस बिल को पता क्या करेंगे, इस बिल को रोक के रख लेंगे, अपने पास होल्ड पे रख लेंगे। और कितने दिन के लिए, तो आप सब जानते हैं मैक्सिमम 14 डेज के लिए। कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। बिल्कुल वही प्रोसेस है मनी बिल वाला। अब चूंकि ये क्यों रखेंगे होल्ड पे, क्योंकि अगर इन्हें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो ये इनसे क्या कहेंगे कि भाई आप इस बिल को इस पॉइंट पे जो है संशोधन कर दो। हालांकि इनके पास कोई भी पावर नहीं होती कि ये जो भी मनी बिल होता है उसमें खुद से ही संशोधन कर दें या खुद से उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, अपनी सिफारिशें देंगे। तो अब इन्होंने ये सिफारिश देंगे विधानसभा को, तो विधानसभा इसके लिए कोई भी बाउंड नहीं है, यानी कि कोई भी विधानसभा होगी वो कोई भी इसके लिए जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं भाई उसे इंग्लिश में, किसी भी तरीके से कोई भी मतलब अरे यार क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है ना, इंग्लिश में तो मेरे याद आ रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी बाउंड नहीं होगी, है ना, किसी भी तरीके से कोई भी बाउंड नहीं होगी, मतलब अभी अब समझ लो, है ना। तो किसी भी तरीके से कोई भी बाउंड नहीं होगी उनका सिफारिश मानने के लिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि
अगर हमने कोई भी मनी बिल रखा लो विधानसभा में और वो बिल हो गया पास, फिर वो कहाँ पहुंचा? विधानसभा में, विधान परिषद में। विधान परिषद को अगर कोई इशू नहीं है तो वो उसको डेफिनेटली उस पर हाँ कर देगी और वो बिल फाइनली कहाँ पहुंचेगा? गवर्नर के पास, और गवर्नर उस पर साइन मार के पास करा देगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर विधान परिषद को कोई इशू है तो वो ऐसा नहीं करेगा, खुद ही इशू को सोल्व कर देगा, खुद ही संशोधन कर देगा, या कह देगा इस बिल को कि ले जाओ जी, इसको दोबारा से चेक करके मेरे पास भेजो ना, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो होती है इस बिल पे किसकी? विधानसभा की। विधान परिषद की तो कुछ भी नहीं होती। लेकिन फिर भी विधान परिषद अपनी सिफारिश दे सकता है कि आप इस बिल में ये चेंजेस कर लीजिए। विधान परिषद को कह सकता है कि भाई आप इसमें ये चेंज कर दीजिए। अब इसके लिए विधानसभा कोई भी ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होगा, कोई भी ऐसा बाउंडेड नहीं होगा कि भाई मैं विधान परिषद की बात मानूं। आप समझ रहे हो ना? तो भाई अगर ये लगता है ठीक है भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई सिफारिश दी उसको मानना एक अच्छी बात है, लगता है कि हाँ ठीक है सही कह रहे हैं विधान परिषद वाले, तो उसको वो मान लेते हैं। अन्यथा ऐसा कोई भी अगर ये सिफारिश देते हैं तो उसको मानने के लिए कोई भी ये क्या नहीं होंगे? बाउंड नहीं होंगे। ठीक है? अरे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में वर्ड को? एक मिनट रुको बेटा, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, है ना। इसे सिस्टम में करके देख बाउंड को। चलो भाई, तुम्हें पता ही होगा बाउंड नहीं करते, है ना। जैसे कि मैं आपका जो है फैसला मानने के लिए कोई भी बाउंड नहीं करता, मतलब मैं कोई भी वो नहीं करता हूँ आपका, मेरी इच्छा है मैं करूँ ना करूँ, उसको क्या कहते हैं हिंदी में समझ लेना। ठीक है भाई? तो फाइनली ये चीज़ क्लियर हुई, और उसके बाद आप सब जानते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर ये होल्ड पे रखते हैं तो कितने दिन तक रख लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 14 दिन तक। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ये बिल विधानसभा की तरफ से पास हो जाता है। दैट्स ऑल, कंप्लीटेड। और ये आपका मनी बिल कंप्लीट हुआ। हाँ याद आ गया भाई, बाध्य है। इतनी देर में याद आया, बाध्य है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर इसने कोई भी सिफारिश दी तो विधानसभा वाले बाध्य नहीं होंगे उस बात को मानने के लिए। ठीक है? अब इतनी देर में याद आया। देखो भाई, देखो मैं तो इसको कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो कई कई काफी काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग से निकल जाती है भाई, है। तो फाइनली अगर विधान परिषद ने कोई भी ने फैसला, कोई भी सिफारिश दी कि आप इस मनी बिल पे ये आप इसमें चीजें कर लीजिए, तो अगर विधानसभा वाले चाहे तो उस बात को मान सकते हैं, अन्यथा कोई बाध्य नहीं होंगे, ये बाध्य नहीं होंगे इसकी बात को मानने के लिए। ठीक है? क्लियर है? और उसके बाद अगर ये 14 दिन तक होल्ड पर रखते हैं तो अगले दिन, जैसे अगला दिन होगा, तो ये बिल ऑटोमेटिकली विधानसभा के द्वारा पास करा दिया जाएगा, और ये बेचारे लोग विधान परिषद वाले ऐसी के ऐसी देखते रह जाएंगे, क्योंकि इसकी कोई पावर ही नहीं होती। और अगर ये बिल गवर्नर की सिफारिश पे रखा विधानसभा में और ये विधानसभा में ही पास नहीं हो पाया, तो देन कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है वो गिर सकती है। ठीक है? और ये क्यों गिर सकती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारे देश में एक संघात्मकीय व्यवस्था है, एक फेडरल सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ध्यान से सुनना, फेडरल सिस्टम आपको किसी दिन एक टॉपिक है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा किसी दिन, टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी सब चीजें करूंगा। तो भाई जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सरकार उसी की बनती है जिसका लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो, और राज्य में उसकी सरकार बनेगी जिसका विधानसभा में पूर्ण बहुमत हो। अब जिसका पूर्ण बहुमत विधानसभा में नहीं होगा तो उसकी सरकार कैसे बन जाएगी? नहीं बन सकती। अब आपने मनी बिल रखवाया, अब जब आप मनी बिल विधानसभा में पास नहीं करवा पा रहे तो भाई उस सरकार की बहुमत ही नहीं है पूरी तरीके से, यानी कि जो सरकार है वो विधानसभा के सदस्यों की सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सरकार पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और भाई फिर ऐसी कंडीशन में पता ही है क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। और एक चीज और, कल मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट की, उसका पेपर होगा शायद, वो पूछ रहा था, मैं बता देता हूँ, हालांकि पेपर तो उसका कुछ दिन बाद है।
उसने पूछा कि सर आप उसने पूछा जो राष्ट्रपति है वो पीएम को क्यों हटा सकता है ना, हटा सकता है नहीं हटा सकता, इसका कंसेप्ट बताओ। तो देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर, क्योंकि जब मैं आपको पीएम पढ़ाऊंगा तो वहां तो समझा ही दूंगा। क्या होता है कि जो पीएम होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति, और अपॉइंट भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब चूंकि जो पीएम होता है वो जनता के द्वारा चुन के आता है ना, और वहां पे क्या होता है कि जब जब क्या होता है मैं बताता हूं इसको, कि जब सारे एमएलए आ जाते हैं तो उन्हीं में से एक व्यक्ति चुना जाता है पीएम के रूप में। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कुछ वोटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कुछ वोटिंग होती है, उस वोटिंग के जरिए पीएम हो गया कि भाई हमारी पार्टी से पीएम ये बनेगा। अब राष्ट्रपति उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे कि भाई आज आपसे पीएम होते हैं, ठीक है, उससे शपथ मिल जाएगी। अब चूंकि वो शपथ एक ऐसे पीएम के रूप में नहीं लेगा, शपथ तो वो ले चुका होगा पहले, किसके रूप में? एमपी के रूप में, क्योंकि जो पीएम होता है वो एमपी तो होता है एक तरीके से। अब कहने का मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति के पास पूरी पावर है कि उसको हटाया जा सके। हालांकि अब राष्ट्रपति के मन में आ जाए कि मैं तो कल को ही हटा दूंगा पीएम को, तो ना, नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक पीएम का पूर्ण बहुमत है लोकसभा में, तब तक राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता। क्लियर है? और राष्ट्रपति चाहे तो पीएम से ये भी कह सकता है कि आप अपना जो है लोकसभा में पूर्ण बहुमत सिद्ध करके दिखाओ। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो वहां फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति उसको हटा देता है। तो ये सब चीजें ना मैं आपको वहां चल करके बताऊंगा, है ना। चलिए तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है। कल मैं आपको मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल कराऊंगा, फाइनेंस बिल कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आगे वीटो पावर कराऊंगा। और लगभग मैं कल कोशिश करता हूँ कि लंबी क्लास लेकर के पावर कंप्लीट कर दूं। उसके बाद लगभग प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। ऐसी करते करते हम स्पीड से चलते रहेंगे। हाँ, मूल विधि के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लो। जिस दिन भी पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा खिंच जाएगा, उसके बाद मूल विधि उठा लूंगा, क्योंकि मूल विधि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पॉलिटी के आगे। अभी आप केवल हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री की 2 क्लास हो गई है, हिस्ट्री पढ़िए। ज्योग्राफी भी अभी नहीं, अभी ज्योग्राफी के टीचर नहीं है, ज्योग्राफी तो अभी अवेलेबल नहीं है। करंट अफेयर चल रही है आपकी डेली, डेली वाइज करंट अफेयर पढ़िए, डेली पॉलिटी पढ़िए, डेली हिस्ट्री पढ़िए, डेली मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी का भी बैच आ जाएगा, मूल विधि का भी आ जाएगा। सारी चीज़ें पढ़िए भैया, पैसा तो लगाना पड़ेगा। अपने घर वालों से कह दो भैया सर जी 20 40 50 हज़ार रुपये रख दो खाते में, और भाई कम से कम 1 साल अपने लिए टाइम रख लो, और घोट करके पैसा भी बहाओ पानी की तरह, मेहनत भी करो दबा करके, और हमेशा पॉजिटिव रहो। बस क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।